गुड आफ्टरनून। एक बार आवाज कंफर्मेशन दे देंगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? उम्मीद करते हैं आवाज आ रही होगी। तो पिछली क्लास में हमने लास्ट जो डिस्कस किया था वो डिफरेंट टाइप के एटीएम को डिस्कस किया था। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हैं, इनको भी निपटा लेते हैं, फिर हम जो है नई यूनिट की तरफ को बढ़ेंगे। तो आज जो है इंपॉर्टेंट है वेजल मानक, वेजल मानदंड, ये इनको कहते हैं वेजल नॉर्म्स। किस नाम से जाने जाते हैं? ये वेजल नॉर्म्स। अब पहले सर्वप्रथम ये जान लीजिए कि वेजल क्या है ना, तो फिर आगे वार्तालाप होगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज बता दे एक बार। देखो वेजल जो है ये क्या है, स्विट्जरलैंड में एक जगह का नाम है। क्या है? एक जगह का नाम है। वेजल क्या है? एक जगह है। कहाँ? आपका स्विट्जरलैंड। अब यहाँ क्या है? वेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का मुख्यालय है। क्या है यहाँ? वेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का क्या है? ये मुख्यालय है। ध्यान समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं हम। इसको, इस टर्म को आप समझ नहीं पा रहे होगे, तो इस टर्म का मतलब है कि यहां जो केंद्रीय बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंकों का क्या है? ये बैंक है। वेजल एक जगह का नाम है स्विट्जरलैंड में, और वहां पर क्या है करे हैं? वेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का मुख्यालय। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ इसके जो सदस्य होते हैं ये केंद्रीय बैंक के, केंद्रीय बैंक इसके क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। अब इसकी स्थापना की बात करें हम वेजल की, ये स्थापना की गई थी 1974 में। कब की गई थी स्थापना इसकी? 1974 में। और इसमें अगर सदस्य पूछेगा तो स्टार्टिंग में तो 10 सदस्य थे, और वर्तमान में जो सदस्य हैं इसमें अब वो हैं आपके कितने? 45। ध्यान समझिएगा इस चीज को। क्या कहा हमने? बैंकिंग वेजल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन का मुख्यालय। अब इसके सदस्य कौन होते हैं? केंद्रीय बैंक। यानी इसका मतलब हुआ कि ये बैंकों का भी क्या है? केंद्रीय बैंकों का बैंक है। इसके ये क्या बनते हैं? इसके सदस्य बनते हैं। स्थापना की बात आएगी तो 1974 में कितने सदस्यों ने की थी? 10 सदस्य। और वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसके? 45 सदस्य। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है सदस्य देशों को बैंकिंग से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित जोखिम के लिए क्या करता है? ये सुझाव देता है। ध्यान समझिएगा ये क्या कह रहे हैं? सदस्य देशों को बैंकिंग तंत्र से संबंधित जो आपके जोखिम हैं, रिस्क हैं, उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए क्या करता है? ये सुझाव देता है। यहां पर नोट करके इस पॉइंट को ध्यान रखेगा, इसके सुझाव, रिकमेंडेशन सदस्य देश के लिए, सदस्य देश के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन सदस्य देश की केंद्रीय बैंक इन सुझावों को अपने देश में अनिवार्य रूप से लागू कर सकती है।
लागू कर सकती है। अब इस पॉइंट को बहुत ही केयरफुली से जानिएगा। यहां क्या करें हमने, ये सदस्य देशों में जो बैंकिंग तंत्र से संबंधित जोखिम होते हैं, रिस्क होते हैं, उन रिस्कों को कैसे कम किया जाता है उसके लिए क्या करता है, सुझाव देता है। और इन सुझावों को उस देश के केंद्रीय बैंक को अनिवार्य रूप से मानना जरूरी नहीं है, लेकिन और केंद्रीय बैंक चाहे तो अपने देश में उन सुझावों को अनिवार्य रूप से लागू कर सकती है। तो सभी के लिए जो है बाउंडेशन नहीं है कि सबको इसको लागू ही करना है। अच्छे लग रहे हैं तो अपने देश में लागू करवा दीजिए, नहीं लग रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए। अब इनने जो है बैंकिंग तंत्र में बाइजल ने 3 प्रकार के जोखिम बताए हैं। क्या बताए हैं इसने, जोखिम। तो बैंकिंग तंत्र में कितने प्रकार के जोखिम होते हैं, कह रहे हैं 3। तो पहला होता है, कह रहे हैं ऋण से संबंधित जोखिम, इसको कहते हैं क्रेडिट रिस्क। क्या कहा जाता है, क्रेडिट रिस्क। दूसरा होता है बाजारी जोखिम, मार्केट रिस्क, बाजारी जोखिम, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क। और थर्ड होता है आपका ऑपरेशनल रिस्क, परिचालन से संबंधित जोखिम, से संबंधित जोखिम। तो बैंकिंग तंत्र में कितने प्रकार के रिस्क हैं, 3। कौन कौन से, एक है ऋण से संबंधित, दूसरा है बाजारी जोखिम, तीसरा क्या करें हैं, ऑपरेशनल यानी परिचालन से संबंधित जोखिम। अब यहां इन तीनों को पहले एक एक लाइन में जानिए। ऋण से संबंधित जोखिम का मतलब क्या हुआ, जैसे समझेगा, ये ए व्यक्ति हैं, ए व्यक्ति ने क्या किया, बैंक में 100 रुपए जमा कर दिए, ठीक है। अब बैंक इसका पैसा वापस करता है, इस चीज को हमने बताया था क्या होता है, ये आपका बैंक का क्या है, दायित्व तो है, लायबिलिटी है कि इसको पैसा वापस करेगा। लेकिन बैंक पैसा वापस तब करेगा जब इससे प्रॉफिट कमाएगा। तो बैंक क्या करता है, सी व्यक्ति को क्या कर दिया, इसने ऋण दे दिया। क्या कर दिया, सी व्यक्ति को ऋण। अब जो ये सी व्यक्ति को ऋण दे रखा करे हैं, ये जो है वापस करेगा या नहीं करेगा, सी व्यक्ति इसको वापस करेगा या नहीं करेगा, ये स्पष्ट नहीं है। जब ये स्पष्ट नहीं है तो इसी को कहा जाता है आपका क्या, ऋण से संबंधित जोखिम। जो पहला टर्म हमने लिखा है क्या, ऋण से संबंधित जोखिम यानी क्रेडिट रिस्क, यही हुआ। यानी जो सी व्यक्ति जो है इस पैसे को वापस करेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो इसके बदले कुछ कहेगा अभी ये कि कुछ आपको कार रखना पड़ेगा, उसको हम बाद में बात करते हैं, पहले इस चीज को समझ गए होंगे। अब दूसरा बाजारी जोखिम। बाजारी जोखिम का मतलब क्या है, ये तो बैंक सा है। अब बाजार, यहां मान के चलिए कहीं बाजार है, बाजार में जो है अचानक से सडनली क्या आ जाए, मंदी आ जाए, क्या आ जाए, रिसेशन आ जाए, ठीक है, मंदी। तो रिसेशन में क्या होगा कि जो ये सी व्यक्ति ने पैसा ले रखा है या और व्यक्ति ने पैसा ले रखा है, तो इसके वापस होने की संभावना कम होगी। तो यानी मार्केट के उठा पटक के कारण जो ऋण में जो है जोखिम उत्पन्न हो रहा है, तो उसको कहा जाता है बाजारी जोखिम। तीसरा होता है ऑपरेशनल, यहां क्या लिख रहा है आपका, परिचालन से संबंधित जोखिम। इसका मतलब क्या है, अपनी गतिविधि के कारण, अपनी गतिविधि के कारण जो जोखिम उत्पन्न होता है उसे कहते हैं, जो जोखिम उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है आपका ऑपरेशनल रिस्क। यानी जो ये बैंक के कर्मचारी होंगे, ये कर्मचारी जो है कैसी कार्यशैली से कार्य कर रहे हैं, अगर इनसे संबंधित जो जोखिम है उसको कहा जाता है परिचालन से संबंधित जोखिम। अब इन जोखिमों को कम करने के लिए वेजल क्या देता है, सुझाव दिए हैं। तो इनको जो है देखो, वेजल फर्स्ट, वेजल फर्स्ट, वेजल सेकंड और वेजल थर्ड के नाम से जानते हैं। यही हुए वेजल नॉर्म्स। यानी वेजल फर्स्ट, ये जो है इसने जो सुझाव दिए थे, ये दिए थे पहले 1988 में, पहला सुझाव कब था, 1988 में। दूसरा जो सुझाव था वो था 2004 में, और तीसरा जो सुझाव दिया था ये दिया था इनने 2010 में। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, वेजल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं। अब वेजल नॉर्म्स क्या कह रहे हैं, जब जब सुझाव दिए तो उन सुझावों को क्या कह दिया जाता है, नॉर्म्स के नाम से जानने लग जाते हैं। अब वेजल फर्स्ट पहले जो है ऋण से संबंधित जोखिम, ऋण से संबंधित जोखिम को कम करने के लिए सुझाव दिया।
तो उससे कहा जाता है, यानी सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जो ये पॉइंट लिखा है यहां ध्यान रखो, तो पहले जो बेजल जो है सुझाव देता था वो इसके लिए सुझाव देता था, किसके लिए? ऋण से संबंधित जोखिम के लिए। तो जो मार्केट में जो ये बैंक ने जो ये ऋण दे रखा है, इसमें जो जोखिम है उसके बदले करे थे ये साहब, ऋण से संबंधित जोखिम होता है, कह रहे हैं इसके बदले कह रहे हैं कार रखे। कार का मतलब होता है पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एक्यूरेसी रेशियो कहा जाता है। ये कह रहे हैं कुल जोखिम का कितना होना चाहिए, 8% को बैंक को अपने प्रॉफिट में से अलग निकाल के क्या करना है, रखना है। जब आपात स्थिति आए, क्योंकि उस व्यक्ति का तो हमने यहां दिखाया था ना आपको, ये देखो इस व्यक्ति का पैसा तो वापस करना पड़ेगा, ये जो ए व्यक्ति है, तो जब आपात स्थिति आए, अब ये पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि बैंक जो है इसका पैसा वापस नहीं करेगा। ये बैंक इससे ये तो नहीं कहेगा ना कि भाई तुम्हारा पैसा तो हमने जो है ऋण दे रखा है और ये नहीं दे रहा है इसलिए हम नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में तो बैंक में जो है गड़बड़ी उत्पन्न हो जाएगी, आगे पैसा जमा होगा। जैसे ही आपात स्थिति आए करे हैं, तो उसके लिए जो ये कार का बात की थी पूंजी पर्याप्तता, ये कितना होना चाहिए करें, 8% होना चाहिए, ताकि इसका पैसा क्या कर दिया जाए, वापस कर दिया जाए और बैंक की क्रेडिट भी बनी रहे। तो पहली बार जो सुझाव दिया किससे ले दिया, इससे ले दिया, तो इसको कहा जाता है क्या, बेजल फर्स्ट नॉर्म्स कहा जाता है। उसमें हमने कितना कहा था, देखो कितना परसेंट रखने को कहा है, 8%। लेकिन हमने कहा था ना कि सुझाव सदस्य देश के लिए अनिवार्य नहीं है, तो आरबीआई ने इन सुझावों को अनिवार्य करते हुए 9% कर दिया। कितना कर दिया, 9%। तो इसको कहा जाता है बेजल फर्स्ट। अब 2004 में जब सुझाव दिए, इसको बेजल 2 के नाम से जानते हैं। तो बेजल 2 में क्या हुआ कि अब उन्होंने कहा भैया तीनों से संबंधित जोखिमों के लिए सुझाव देंगे, तीनों जोखिमों से संबंधित सुझाव देंगे। इसका मतलब क्या है, पहले वो सिर्फ एक के लिए दे रहा था, अब क्या करे हैं, ये तीनों से संबंधित देगा। भाई जो मार्केट में रिस्क है उसके लिए भी जोखिम के लिए सुझाव देगा, जो परिचालन से संबंधित हो रहा है उसके लिए भी क्या है, इसका कार्य सुझाव देना है। पहले ये कहा इसने, इसमें ये कहा क्या, दूसरा पॉइंट ये कहा, बैंकों के नियंत्रण में, बैंकों के नियंत्रण में केंद्रीय बैंक की भूमिका ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा सुझाव ये दिया, पहले तो इन्होंने क्या कहा, हम तीनों से संबंधित जोखिम से सुझाव देंगे। अब वो क्या कर रहे हैं कि भैया जो बैंक हैं उनके नियंत्रण में केंद्रीय बैंक की भूमिका क्या हो, ज्यादा हो। और तीसरा इन्होंने क्या कहा, बैंकों को, इसी में है ठीक है, बैंकों को अपनी परिसंपत्ति, परिसंपत्ति का मतलब हुआ एसेट, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी तरीके से उजागर करना चाहिए। ये नॉर्म्स दिए कब, 2004 में, तो इनको कहा जाता है बेजल सेकंड, और ये क्या था आपका, बेजल फर्स्ट। अब बेजल थर्ड की बारी आ रही है, जब 2008 में, ध्यान समझिएगा, 2008 में कह रहे हैं क्या हुआ, अमेरिका में जब मंदी आई, अमेरिकी मंदी ने क्या किया कि सरकार को दिए गए ऋण पर भी क्या होता है, कह रहे हैं जोखिम होता है, जोखिम होता है, और इसके बदले भी क्या रखना चाहिए, कह रहे हैं कार रखना चाहिए। तो इनने जो है इसमें क्या कहा, 2.5% अतिरिक्त कार रखा जाए। ये क्या कह रहे हैं अब, जो सरकार को भी बैंकों ने ऋण दे रखा है तो उसमें भी क्या है, जोखिम है। जरूरी नहीं है कि सरकार भी क्या कर दे, वापस कर दे। अब सरकार जो है ऋण तो ले रखा है, जो आगे पढ़ोगे हम आपको पढ़ाते हैं, इसके बाद जस्ट आ रहे हैं आज मुद्रा बाजार में, तो सरकार भी क्या करती है, ऋण प्राप्त करती है। अब सरकार की स्थिति खराब हो जाए तो सरकार भी तो वापस नहीं कर सकती है, ये भी तो जरूरी है। जैसे अमेरिका में मंदी आई तो अमेरिकी मंदी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि भाई जो सरकार को भी दे रखा है उस पर भी जोखिम सरकार वापस नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या करें हैं, कार को क्या कीजिए, अतिरिक्त बढ़ाइए, 2.5% अतिरिक्त बढ़ाने का सुझाव दिया। क्लियर, तो ये थे आपके क्या, बाजल मानदंड। स्पष्ट हो गया।
वेजल क्लियर? क्लियर हो गया होगा। अब देखो दो छोटे छोटे टॉपिक और रह गए, इनको भी निपटा लेते हैं। अब है आपका नाबार्ड। प्रीलिम्स में इसमें प्रश्न पूछा जाता है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना की बात करें, ये 1982 में क्या किया गया, स्थापना की गई। लेकिन नाबार्ड के लिए अधिनियम की बात आएगी, एक्ट, जो अधिनियम था वो था 1981। अगर यहां पर इसके लिए समिति की बात पूछता है आपके, इसके लिए समिति कौन सी बनी थी, तो वो समिति थी शिवरमन समिति। शिवरमन समिति के सुझाव के आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की जब स्थापना हुई थी तो इसमें दो पार्टनर थे। कौन कौन से? केंद्र सरकार और दूसरा आरबीआई। स्टार्टिंग के समय 100 करोड़ से इसकी स्थापना की गई थी, तो 50% पैसा केंद्र सरकार ने लगाया था और 50% किसने लगाया था, आपका आरबीआई ने। अब वर्तमान में देखोगे तो इसमें जो है आरबीआई की हिस्सेदारी नहीं है, पूर्णतः किसके अधीन है, ये पूर्णतः सरकार के अधीन है। दरअसल एक पॉइंट लिख दे रहा हूं यहां पर, इसको ध्यान समझेगा नोट में। नाबार्ड एक बैंक नहीं है, यह एक डेवलपमेंट बैंक है। क्या है? डेवलपमेंट बैंक है। ये इसको कहते हैं हम क्या, पुनर्वित्त बैंक है। ये भी क्या है, पुनर्वित्त बैंक है। ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, ऋण प्रदान करता है। यहां लिखा ही है देखो नाबार्ड, अगर इंग्लिश में देखें तो इससे स्पष्ट होगा। नाबार्ड का मतलब क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखो यानी इसका उद्देश्य क्या होगा, ये पुनर्वित्त क्यों कह रहे हैं, डेवलपमेंट क्यों कह रहे हैं, ओनली क्या है, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, सभी चीजों के लिए नहीं। किसके लिए? सिर्फ इसका उद्देश्य होगा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए क्या करना है, ऋण उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य होता है। और पुनर्वित्त कह रहे हैं, पुनर्वित्त का मतलब हुआ रिफाइनेंस बैंक। ये उन बैंकों या वित्तीय संस्थानों को ऋण उपलब्ध कराएगा जो आगे किसके लिए, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए क्या कर रहे हो, ऋण उपलब्ध करा रहे हो। इसलिए क्या है, ये पुनर्वित्त बैंक है, यानी डायरेक्ट आपको ऋण नहीं देगा। ये किनको देगा, उन बैंकों या वित्तीय संस्थानों को देगा जो आगे कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए क्या करते हैं, कह रहे हैं, ऋण उपलब्ध कराते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। इतना नाबार्ड में आपसे क्या होता है, प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा जाता है। अब इस टॉपिक का लास्ट रह गया है किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको हम केसीसी के नाम से जानते हैं। देखो अब किसान क्रेडिट कार्ड की जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट जो लागू किया गया था, ये व्यवस्था, डेट ही पूछ रहा है इसमें बार बार, 1998 में। और समिति पूछेगा इसके लिए तो आरबी गुप्ता समिति, आरबी गुप्ता समिति के सुझावों के आधार पर। अगर आपसे पूछता है केसीसी किसने लागू किया, तो यह है नाबार्ड का है कॉन्सेप्ट। किसका है, नाबार्ड ने इस अवधारणा को लागू किया है। किसके सुझावों के आधार पर, आरबी गुप्ता समिति के सुझावों के आधार पर। और एक कार्ड बना कब से, तो 1998 से, यानी 1998 से इसको क्या किया गया है, शुरू किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य एक ही है, मेन पर्पज, उद्देश्य किसानों को महाजनों के चुंगल से बचाना, चुंगल से बचाना एवं किसानों को संस्थागत ऋण
प्रणाली से जोड़ना है। इसका मतलब हुआ वित्तीय समावेशन करना। क्या करना? वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब देखिएगा यहां तो कम दिखता है, लेकिन यूपी बिहार या बड़े बड़े जहां कृषि लैंड है उधर देखेंगे तो वहां महाजन का मतलब हुआ बड़े बड़े जो है कृषक होते हैं, उनके पास जमीन तो होती है लेकिन वो दूसरे जो है भाड़े के कृषकों से कार्य कराते हैं। तो भाड़े का कृषक इतना सक्षम नहीं होता है कि जो है वो बैंकिंग संस्था से ऋण ले, तो अपने मालिक से ही ऋण लेता है, उनको ही कहा जाता है महाजन। अब ये महाजन से ऋण तो ले लेता है, दे भी देता है, लेकिन जब ये वापस नहीं कर पाएंगे तो महाजन जो है इनकी छोटी छोटी जमीन होती थी उनको ही हड़प लेता था या इनसे जो है अवैध कार्य करवाता था। तो ऐसे में ये बेचारे क्या हो जाते थे, मजबूर हो जाते थे, या तो आत्महत्या कर ले रहे हैं या कृषि भूमि से क्या हो गए, मजदूर हो गए हैं। तो ऐसे में इनको बचाने के लिए इनको क्या किया गया, केसीसी की अगर इनको ऋण की आवश्यकता पड़ रही है तो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ये ऋण ले लें ताकि इनके जाल में ना फंस सकें। और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लेंगे तो वित्तीय समावेशन भी होगा। वित्तीय समावेशन का मतलब है कि खाता उपलब्ध कराया जाएगा। समझ रहे? अब ये ऋण किस किस के लिए देता है इसको ध्यान रखेगा। जो ऋण का उद्देश्य होता है इसका किस किस के लिए ले सकते हैं। देखो पहली चीज फसल की बुआई से संबंधित, फसल की बुआई से संबंधित अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए, अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए। अब फसल हो गई, उसके बाद कटाई के खर्चों के लिए चाहिए तो कटाई के खर्च के लिए, फिर कटाई भी हो गई, उसके बाद आपको क्या करना है, विपणन करना है, भेजना है उसके लिए, फिर किसान की लघु आवश्यकताओं के लिए। किसान की लघु आवश्यकताओं का मतलब क्या है, कृषक परिवारों के, एक चीज शब्द नहीं आ पा रहा है, वो है शब्द आपका किसानों के उपभोग आवश्यकताओं के लिए। हाँ ये आ है शब्द, क्या, उपभोग आवश्यकताओं के लिए। इनके लिए क्या कर देता है, जो जो भी किसान को जरूरत पड़ रही है, फसल के लिए पड़ रही है, कटाई के लिए पड़ रही है, विपणन के लिए पड़ रहा है, या कुछ उपभोग आवश्यकताएं हैं, अपने बच्चे को पढ़ाना है, या छोटे बच्चा जो है, बच्चा बड़ा हो गया है उसकी शादी करनी है तो आवश्यकता पड़ रही है, तो उसके लिए क्या कर ले, ये किसान क्रेडिट कार्ड माध्यम से क्या कर सकता है, ऋण प्राप्त कर सकता है। और इसमें जो ब्याज की दर होती है ये बाजारी दर से बहुत कम होती है, ठीक है, ताकि कृषक बेचारा क्या हो जाए, इससे बच जाए। क्लियर हो गया यहां तक? तो इतने टॉपिक इसमें रहे थे। तो ये यहां पर आपका बैंकिंग तंत्र क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम आज नया चैप्टर शुरू करेंगे। यहां तक कोई डाउट है बैंकिंग से रिलेटेड तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अब नए चैप्टर की तरफ को बढ़ रहे हैं, मनी मार्केट। प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तो हम शुरू करते हैं। देखो इससे प्रश्न बार बार पूछ रहा है प्रीलिम्स में, इससे प्रश्न बनता ही बनता है। तो आज है आपका नया चैप्टर, वो है मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार, इसको कहते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट, मुद्रा बाजार पढ़ना है आपको। अब देखो एक आध लाइन में इसकी पहले परिभाषा जानते हैं। मुद्रा बाजार है क्या, यह है अल्पकालीन ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को संबोधित करती है। यहां ऋण की परिपक्वता 365 दिनों से कम की होती है, कम की होती है। मुद्रा बाजार क्या है, यानी यह क्या कर रहा है, कम अवधि के लिए या अल्पकालीन अवधि के लिए ऋण लेने एवं देने की प्रक्रिया को क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है।
अगर ऋण की यहाँ परिपक्वता यानी मैक्सिमम जो हो सकता है वो कह रहे हैं 1 वर्ष से कम होगा, यानी 364 दिन तक का के लिए जो अगर ऋण की आवश्यकता पड़ रही है तो उस बाजार को कहते हैं आप मुद्रा बाजार। ठीक है। दूसरा पॉइंट, मुद्रा बाजार संगठित एवं असंगठित दोनों हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा संगठित बाजार क्या होता है और असंगठित बाजार क्या होता है, इन चीज को भी समझ लीजिए। संगठित बाजार पर क्या होता है, नियम कानून क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, नियम कानून स्पष्ट होगा। दूसरा क्या कह रहे हैं, यहां एक क्या होता है, नियामक भी होता है, नियामक भी होता है। नियामक का मतलब क्या है, रेगुलेटरी बॉडी भी होगी। अब अगर संगठित बाजार के तहत ऋण लिया जा रहा है तो इसमें नॉर्म्स जो होंगे भाई, कितना ब्याज होगा, कितना क्या होगा, कितने समय में वापस किया जाएगा। अगर धोखाधड़ी हो रही है तो उसके लिए क्या होगा, एक नियामक होगा, वो इसको क्या कर रहा होगा, कंट्रोल कर रहा होगा। लेकिन जो असंगठित बाजार होता है, असंगठित बाजार में नियम कानून स्पष्ट नहीं होते हैं, नियम कानून स्पष्ट नहीं होते हैं और न ही नियामक उपस्थित होता है, नियामक उपस्थित होता है। जैसे आप आपस में ऋण का क्या कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो वो हुआ आपका क्या, असंगठित मुद्रा बाजार। और संगठित मुद्रा बाजार क्या हुआ आपका, जहां नियम कानून या कोई रेगुलेटरी बॉडी है प्रेजेंस, उसके तहत जो है ऋण का लेन देन किया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है आपका क्या, संगठित बाजार। और असंगठित में हमने क्या कहा, नियम कानून कोई भी स्पष्ट नहीं है। जैसे आपने अपने से दोस्त से ऋण ले लिया, अब कितने दिन में वापस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसका कोई ज्यादा मैटर करता नहीं है, लेकिन यहां जितना दिन कहा होगा उस दिन में आपको क्या करना होता है, वापस करना होता है। क्लियर। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, नोट करके इसमें, फिर उसके बाद हम आते हैं इसके पार्ट नंबर नोट में। मुद्रा बाजार में, मुद्रा बाजार में ऋण लेने के लिए किसी प्रकार की संपत्ति को गिरवी नहीं रखा जाता है, रखा जाता। और दूसरा, यहां ब्याज की दर भी उधारकर्ता की साख पर निर्भर करता है, साख पर निर्भर करता है। एक दो पॉइंट को समझ लो। देखो, मुद्रा बाजार में से अगर कोई ऋण ले रहे हैं तो आपको किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। जो ऋण लिया तो उसके ब्याज दर भी क्या होती है, फिक्स नहीं होती है। वो किस पर निर्भर करता है, कह रहे हैं साख। साख शब्द लिखा है कहीं, ये देखो, ये लिखा है साख। साख का मतलब होता है इकोनॉमी में इसको कहते हैं क्रेडिट। अब क्रेडिट का मतलब क्या हुआ, छवि, आपकी छवि कैसी है। अब ध्यान समझिएगा, अब छवि कैसे बनती है ये चीज को निर्भर करिए। देखो, आप जो है क्रेडिट स्कोर भी चेक करेंगे, याद आ रहा है, सिविल जब हमने बताया था वही है क्रेडिट, उसी को ही कहा जाता है साख। अब हमने क्या कहा कि भाई आपको ऋण की आवश्यकता पड़ी 10,000 की, उन्होंने कहा सर 10,000 रुपये दे दीजिए, लेकिन सर देते नहीं है, वो अलग बात है। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। क्या कहा आपने, 10,000 की आपको क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, और आपने मेरे से ले लिए 10,000 रुपये। आपने कहा हम आज की तारीख है 12 तारीख, और हम अगले 12 तारीख को आपको अप्रैल में इसको क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। यही कहा था आपने, इस शर्त पे लिया था। अब लेते समय तो आसान था, 10,000 रुपये मिल भी गए। अब अप्रैल जब जैसे आया तो वैसे ही आपने क्या करा, आप सर के इर्द गिर्द से जाना ही छोड़ दिया। अप्रैल भी चला गया, मई आ गया, मई में भी नहीं दिए, फिर जून आ गया, जून में भी नहीं दिए, फिर कहीं से आगे आपके जुलाई में, और जुलाई में आप जो है सर के पैसे 10,000 रुपये वापस कर गए, बड़ा एहसान जो है चुका दिया, है ना। होता यही है। अब चलो इस बार तो आपने टामा दे दिया, अब पुनः आपको जो है फिर ऋण की आवश्यकता पड़ी।
अब फिर जा रहे हैं मांगने। अब सर क्या कहेंगे, आपने क्रेडिट क्या कहा था पहले, 12 तारीख को देंगे, नहीं दिया, अगले महीने भी नहीं दिया, अगले महीने भी नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि भाई इसकी साख अच्छी नहीं है, इसको ऋण देना ठीक नहीं होगा, और देंगे भी तो क्या कहेंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे। और आपने कहा था भाई 12 तारीख को देंगे, आपने क्या किया भैया, 30 मार्च को ही आप क्या कर दिए, इस पैसे को रिटर्न कर गए, यानी समय से पहले आपने पैसे को क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है। इसका मतलब है आपकी साख अच्छी। अब दूसरी बार अगर आप पैसा मांगेंगे तो वो व्यक्ति आपको कम ब्याज दर पर पैसा दे देगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट खराब हो रहा है। तो क्रेडिट खराब होगा तो क्रेडिट खराब के समय ऋण मिलने की संभावना कम हो जाती है। इसीलिए ये टर्म लिखा, देखो मैंने क्या लिखा, ब्याज की दर भी उधारकर्ता की किस पर करती है, निर्भर करता है, साख पर निर्भर करता है, छवि पर निर्भर करता है। अगर छवि अच्छी तो ब्याज दर कम और जल्दी ऋण मिल जाएगा, और अगर आपका क्रेडिट खराब है तो ऋण आपको क्या होगा, कठिन हो जाएगा, या ब्याज दर क्या हो जाएगी, बड़ी महंगी हो जाएगी। अब देखो मुद्रा बाजार के भागीदार, मुद्रा बाजार के भागीदार, भागीदार का मतलब क्या है, पार्टनर। अब इसमें कुछ पार्टनर होते हैं, देखिए पहला होता है सरकार की ओर से आरबीआई, दूसरी भारत में कार्यरत सभी बैंक, पहले ये आरआरबी को सुविधा नहीं थी, लेकिन आरआरबी को भी अब सुविधा दे दी गई है, तो इसलिए लिख दिया सभी कार्यरत बैंक। तीसरा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। फोर्थ बड़ी औद्योगिक इकाइयां, बड़ी औद्योगिक इकाइयां। और पांचवा जो होता है वो होता है आम निवेशक, आम निवेशक। अब यहां ध्यान रखें, इन पार्टनरों में से जिस किसी को भी कम समय के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ रही है, तो इनमें से जिसके पास अतिरिक्त पूंजी है उससे क्या कर सकते हैं, ऋण प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां नोट करके ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट बार बार पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट क्या है, देखो आरबीआई मुद्रा बाजार में, मुद्रा बाजार में बड़ी औद्योगिक इकाई, बड़ी औद्योगिक इकाई एवं आम निवेशक से प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करती है। इस मुद्रा बाजार में क्या होगा, जो आरबीआई होगी, ये सेंट्रल बैंक, यानी इससे क्या कर रहे हैं, जो आम निवेशक है आपका, ये आम निवेशक प्लस ये जो दूसरा है बड़ी औद्योगिक इकाइयां, ये इन दोनों से ये प्रत्यक्ष लेन देन नहीं करती है, यानी डायरेक्ट लेन देन इसका नहीं होगा। जो दूसरा पॉइंट है नोट वाला, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ, मुद्रा बाजार में, मुद्रा बाजार में आम निवेशक, आम निवेशक ऋण देने का कार्य करता है, ना कि ऋण लेने का। तो जो आम निवेशक होगा ये सबको ऋण तो देगा, इनको सब जो भी बॉडीज है, लेकिन ये ऋण प्राप्त नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, हम आगे जब इनके टूल्स को खोलेंगे तो आपको वो चीज क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो यहां ध्यान समझिएगा, हमने क्या कहा कि मुद्रा बाजार में जो आम निवेशक है वो इन अन्य जो पार्टनर हैं इनको ऋण देने का कार्य करता है, ना कि ऋण लेने का कार्य करता है। क्यों करता है ऐसा, अभी जो है टूल्स आएंगे तो टूल्स में देखोगे तो ये सब इनके जो प्रतिभूतियां ये जारी करेंगे इनको खरीदने का कार्य करेगा, खरीदेगा तो इनको ऋण दे रहा है, ना कि इनसे ऋण नहीं ले रहा है। और हमने क्या कहा, मुद्रा बाजार के भागीदार में कौन कौन से हैं, सरकार की ओर से आरबीआई, भारत में कार्यरत सभी बैंक, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, बड़ी औद्योगिक इकाइयां और आम निवेशक।
अब इनको जिनको भी जो है अपने अल्पकालीन आवश्यकताओं के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ रही है तो अन्य पार्टनर से क्या कर सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। और ऋण लेने के लिए हमने क्या कहा, ब्याज दर फिक्स नहीं होती है, वो उधारकर्ता की छवि पर निर्भर करेगा कि उसका क्रेडिट कैसा है। साख अच्छी है तो ऋण सस्ते में मिलेगा, और साख अगर बेकार है तो ऋण महंगा मिल जाता है। और किसी भी प्रकार की संपत्ति को गिरवी नहीं रखना होता है। इस चीज को जान लिया आपने। अब देखो मुद्रा बाजार में ऋण के प्रकार। मुद्रा बाजार में ऋण के प्रकार, कितने प्रकार का ऋण होता है? यहां ऋण होता है 3 प्रकार का। एक कहते हैं ओवरनाइट कॉल मनी। देखो पहला प्रकार क्या होता है, ओवरनाइट कॉल मनी, यानी जब आप इन पार्टनरों में से सिर्फ क्या हो 24 घंटे के लिए क्या हो ऋण की आवश्यकता हो तो उसको कहा जाता है ओवरनाइट कॉल मनी। ओनली इसमें क्या होता है 24 घंटे के लिए ऋण लिया जाता है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म नोटिस मनी। शॉर्ट टर्म नोटिस मनी। अब इसके लिए नॉर्म्स क्या है कि 1 से लेकर 14 दिन के लिए, ध्यान समझिएगा, अगर ऋण की आवश्यकता कब है 1 से लेकर 14 दिन तक की आवश्यकता हो तो उसको कहा जाता है शॉर्ट टर्म नोटिस मनी। और फिर आपका 14 दिन से लेकर 364 दिन के लिए चाहिए तो इसको कहते हैं टर्म मनी। क्या कहा जाता है, टर्म मनी। कब से, 14 दिन से लेकर 364 दिन के लिए अगर ऋण की आवश्यकता पड़ रही है तो उसको कहा जाता है आपका टर्म मनी। तो मुद्रा बाजार में क्या है 3 प्रकार के ऋण हैं। कौन कौन सा, ओवरनाइट कॉल मनी सिर्फ 24 घंटे के लिए, फिर दूसरा है शॉर्ट टर्म नोटिस मनी, ये क्या कहा हमने 1 से लेकर 14 दिन तक, और टर्म मनी क्या है आपका 14 से लेकर 364 दिन के लिए आएगा आपका उसके नॉर्म्स आपका टर्म मनी। ये क्या है मुद्रा बाजार के ऋण के प्रकार। अब मुद्रा बाजार के उपकरण टूल्स, मुद्रा बाजार के उपकरण टूल्स। अब मुर्दा मत करिएगा, मुर्दा अलग होता है, हम अलग अलग आते हैं, ध्यान समझेंगे। अगर इकोनॉमी है तो उसको मुद्रा मनी, और ज्योग्राफी पढ़ोगे तो वहां मृदा हो जाता है, मृदा। मृदा का मतलब मिट्टी, सॉइल। और जब जनसंख्या सेंसेक्स पढ़ोगे तो वहां मुर्दा का मतलब मुर्दा ही हुआ, फिर है ना। यहां मुद्रा है, मुद्रा का मतलब क्या है, मनी। और मुद्रा बाजार के उपकरण कौन कौन से होते हैं, तो उपकरण भी 3 होते हैं। देखो पहला होता है सरकारी प्रतिभूति इन द फॉर्म ऑफ बिल, बिल के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं जमा प्रमाण पत्र, जमा प्रमाण पत्र, डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट कहा जाता है। और थर्ड जो होता है उसको कहते हैं वाणिज्यिक पत्र, कॉमर्शियल पेपर। तो कितने टूल्स हैं, 3। कौन कौन से, सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, और जमा प्रमाण पत्र यानी इसको कहते हैं डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट, और थर्ड है आपका क्या, वाणिज्यिक पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर। अब ये कौन कौन जारी करते हैं इसको समझ लीजिए पहले। अगर सरकार को ऋण की आवश्यकता है तो सरकार क्या जारी करती है, ये क्या जारी करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल। अब दूसरा, अगर बैंकों को ऋण की आवश्यकता है तो बैंक क्या जारी करते हैं, बैंक एवं अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, ये जो जारी करते हैं ये करते हैं क्या, आपका जमा प्रमाण पत्र। अगर बैंकों को कम अवधि के लिए आवश्यकता है या अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान को जो है कम अवधि के लिए ऋण की आवश्यकता है तो उनका एक पेपर होगा, उसको कहा जाता है ये क्या, डिपॉजिट ऑफ सर्टिफिकेट। अब बड़ी औद्योगिक इकाइयों को जरूरत है तो वो जारी करती है आपका बड़ी औद्योगिक इकाइयां, तो ये जारी करते हैं आपका क्या, कॉमर्शियल पेपर यानी वाणिज्यिक पत्र। कौन जारी करेगा, आपका बड़ी औद्योगिक इकाई। अब उनको जरूरत है तो ये, और बैंक को जरूरत है ये, और सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में।
अब यहां समझिए एक एक टूल्स को हम क्या करते हैं, आप समझते हैं। अब जो पहला टूल्स है देखो, फिर सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में, सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। अब इसको एक लाइन में समझिएगा, यदि सरकार को अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता हो तो सरकार क्या जारी करती है, बिल जारी करती है, बिल जारी करती है। और इन बिलों को क्या करेगी आरबीआई अपने टूल्स के माध्यम से बैंकों को, और बैंक क्या करेंगे इसको आम निवेशक को भेज देंगे। तो यानी इनकी परिपक्वता जो होती है 365 दिनों से कम। अब बिल किसे कहते हैं, जिनकी परिपक्वता क्या हो 365 दिन से कम की होगी, तो उनको कहा जाता है बिल। और ये बिल कौन जारी कर रहा है, सरकार। अगर सरकार को जरूरत पड़ रही है तो सरकार क्या जारी करती है, बिल जारी करती है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो अवधि होती है ना, ये 3 टर्म में जो है जारी की जाती है। एक तो होता है आपका 91 डेज, 91 डेज 182 दिन, और तीसरा होता है 364 दिन। तो इतने दिन के लिए जारी किए जाएंगे। अब है क्या, देखो ध्यान समझेगा, इसको ऐसे समझना, सरकार, अभी आपका बजट भी आए हैं तो ठीक है, सरकार क्या जारी करती है, राजकोषीय नीतियां। इसको बजट नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीतियां, फिस्कल पॉलिसी। अब उसमें एक टर्म आता है आपका क्या, बजट। बजट में 2 चीज होती है इंपॉर्टेंट, एक होता है आपका आय और दूसरा होता है आपका व्यय। और ये आय व्यय हम आगे आपका बजट आएगा ही, उसमें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे भी। अब आय भी सरकार की क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट, और दूसरी होती है कैपिटल रिसिप्ट यानी पूंजीगत प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां ऐसी प्राप्तियां होती हैं जिसमें लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती, यानी सरकार को उसको वापस करना हो, और जिसमें लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी यानी वापस करना हो तो पूंजीगत प्राप्तियों में हो जाएगी। ऐसे ही सरकार के व्यय भी होते हैं कि राजस्व आय ना राजस्व व्यय, और राजस्व ना पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जो सिर्फ उपभोग के उद्देश्य से किए जाते हैं। इसका मतलब हुआ किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होगा। जैसे सरकारी कर्मचारियों का वेतन है, पेंशन है, आपातकालीन जो इमरजेंसी आ रही है इनमें खर्च कर रही है, तो वो होंगे राजस्व व्यय। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक इकाइयां, इनकी स्थापना हो रही है तो उसको कहा जाता है पूंजीगत व्यय। अब देखो सरकार 1 रुपये में ही बजट बनाते हुए चलती है, हालांकि आंकड़े बड़े दिखाए जाते हैं, बात की बात होती है, लेकिन समझना क्या होता है आपको 1 रुपए से। अब यहां हम देखिए सरकार की आय कितनी है, कह रहे हैं 100 रुपए है, और सरकार का व्यय हो गया कितना, 120 रुपए। ये सेम चीज है, जैसे आपकी आय जो है भाई 10,000 है, खर्च हो जा रहा है 12,000, होता ही है नॉर्मली। तो सरकार देखो 100 रुपए कमा रही थी और 120 रुपए क्या कर दे रही है, खर्च कर दे रही है। तो ऐसे में देखो सरकार क्या है, 20 रुपए किस में आ गई है, घाटे में। क्या आ गई है, घाटे। और ये घाटे आपको बजट में पढ़ने होते हैं कि भाई सरकार का राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है, और प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। तो वो हम जो है बजट वाले में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम प्रतिभूति समझ रहे हैं कि बिल के रूप में क्या होता है उसको समझ रहे हैं। अब देखो सरकार का क्या कह रहे हैं, 20 रुपए घाटे में है। अगर सरकार 20 रुपए में घाटे में है तो इसके लिए सरकार क्या करेगी, अब ऋण प्राप्त करेगी। तो इस ऋण प्राप्त करने के लिए अब ये कागज के टुकड़े में, अब तो ये ई कुबेर के माध्यम से बिकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में, पहले जो है कागज का टुकड़ा होता था, तो उसमें लिख देगी 20 रुपए, तो वो हो जाएगा आपका बिल। और वो कह रही है हम इसको जो है 91 डे में वापस कर देंगे, या 182 डे में कर देंगे, या 364 दिन में क्या करेंगे, इसको वापस करेंगे। अब ये बिल को क्या किया इसने, 20 रुपए लिखते हुए किसको दे दिया, आरबीआई को दे दिया। किसको दे दिया है, आरबीआई। अब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई की अपनी मौद्रिक नीति है, मॉनेटरी पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी में आपने एक टूल्स पढ़ा था, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, यानी खुले बाजार की प्रक्रिया। और इस खुली बाजार की प्रक्रिया के तहत आरबीआई क्या करेगी, इसको बैंक को भेज देगी। देखो आरबीआई ने 20 रुपए दे दिए यहां, अब बैंक को बेच रही है तो बैंक भी प्रॉफिट कमा ले। बैंक क्या करेंगे, इसको आम निवेशक को बेच देंगे। और जो आप एफडी और आरडी के नाम से पढ़ते हैं यही है, कोई कम समय के लिए आती हैं, कोई लंबे समय के लिए। कम समय के लिए आई तो वो बिल के रूप में आएंगी, और लंबे समय के लिए आ रही हैं तो बॉन्ड के रूप में आती। तो आपने क्या किया, बैंक से
ये प्रतिभूति खरीद ली, जिस प्रतिभूति को आप आरडी या एफडी के नाम से जानते हैं, वो यही चीजें हैं जो है इनको ज्यादा से ज्यादा बेचा जाता है। किसके घाटे की भरपाई के लिए? सरकार के घाटे की भरपाई के लिए। अब देखो कितने दिन के लिए जारी हुआ। अब इस बिल को ये सरकार क्या करेगी, 90 डे में या 91 डे में आरबीआई को वापस करेगी ब्याज सहित। आरबीआई भी क्या करेंगे, बैंकों को ब्याज सहित वापस कर देंगे, बैंक भी क्या करेंगे, आम निवेशक को ब्याज सहित इसको क्या कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो इस टूल्स को कहा जाता है आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल। क्लियर हुआ। अब ये जो होती हैं दो प्रारूप में जारी की जाती हैं, इसको भी समझ लीजिए। सरकारी प्रतिभूतियां बिल के रूप में। अब ये बिल भी हमने क्या कहा, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण बिल, साधारण बिल जिसको आप जनरल बिल कहते हैं, और दूसरा होता है आपका, ये पूछा हुआ है, इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल। क्या कहा जाता है, ट्रेजरी बिल। क्या नाम से जानते हैं, ट्रेजरी बिल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान समझिएगा। जो साधारण बिल होते हैं ये जो है मुद्रित मूल्य पर बेचे जाते हैं। मुद्रित मूल्य, मुद्रित मूल्य का मतलब होता है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और जिनने इसको ले रखा है तो उसको क्या दिया जाता है, ब्याज, इंटरेस्ट पे किया जाता है। मान के चलिए हमने क्या कहा था, सरकार को 20 रुपए की जरूरत थी तो सरकार ने ये 20 रुपए लिख के दे दिए। अब आपने जो ले रखा सी व्यक्ति ने, तो सी व्यक्ति को सरकार क्या करेगी, देखो ये सी व्यक्ति सरकार को 20 रुपए दे देगा और ये कागज का टुकड़ा इधर दे दिया जाएगा। और यहां पर पहले ही शर्त तय होगी कि भाई हम 20 का आपको कितना देंगे, 25 रुपए वापस करेंगे। आपने कितने रुपए दिए सरकार को, 20 रुपए दे दिए, और ये टुकड़ा आपके पास आ गया। अब जैसे ही ये 91 डे में जो है क्या हुआ, परिपक्व हुआ, तो सरकार ने क्या किया, इस टुकड़े को वापस खरीद लिया और आपको कितने दे दिए, 25 रुपए दे दिए। और यानी क्या दे दिया, ये 5 रुपए आपको क्या दिया, इसने ब्याज दिया। तो यानी जो साधारण बिल होंगे वो किस पर होंगे, कह रहे हैं मुद्रित मूल्य पर, फेस वैल्यू पर बिकते हैं, और उनको जिनने खरीद रखा है उनको क्या मिलता है, आपका इंटरेस्ट क्या किया जाता है, पे किया जाता है। अगर अब ये टूल्स नहीं बिक रहे हैं तो प्रलोभन लाती है सरकार। अब प्रलोभन क्या लाएगी, ट्रेजरी बिल ला रही। अब जो ट्रेजरी बिल जो होते हैं ये बिकते हैं आपके छूट दर पर, या इसको कहते हैं डिस्काउंट में। किस पे बिकेंगे ये, डिस्काउंट पर, छूट दर पर। अब ये छूट दर का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट। अब लिखा इसमें बीसी होगा, देखिए ध्यान समझिएगा, 20 रुपए की जरूरत है तो सरकार बीसी कह रही, लेकिन इस सी व्यक्ति से कह रही है आप हमें क्या करिए, इसका 18 रुपए दीजिए। कितना दीजिए, 18 रुपए पे करिए और 20 का टुकड़ा ले जाइए। जैसे ही ये परिपक्व हो जाएगा तो हम आपको क्या करेंगे, फेस वैल्यू को क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, वापस। यानी ट्रेजरी बिल भी क्या है, मुद्रा बाजार का ही पार्ट है, मनी मार्केट का, लेकिन ये किस में बिकता है, डिस्काउंट पर बिकता है, और मिलेगा क्या, फेस वैल्यू वापस होगी। इधर जो साधारण वाला है यहाँ क्या कर रहे हैं, ये किस पे बिकेगा, आपका फेस वैल्यू पर बिकेगा, और जो मिलेगा उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें डिस्काउंट में बिक रहा है, बात एक ही हुई। यहाँ आपको 18 के 20 मिल रहे हैं, यहाँ आपने 20 रुपए दिए, उसके बदले 5 रुपए क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। आगे बात समझ में ये वाली क्लियर। अब जो है दो टूल्स और रह गए, इन दो टूल्स को हम क्या करेंगे, अब कल की क्लास में थोड़ा सा उसमें वेलोसिटी ऑफ मनी और तरलता की गणना कैसे की जाती है, M1 M0 M2 M2 वाला भी कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। तो कोई समस्या है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो टाटा बाय बाय। कोई समस्या है तो पूछिए, नहीं तो कल मिलते हैं। चलिए फिर कल मिलते हैं।